नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने बयान पर फिर से विचार करने के लिए 2 या 3 दिन का वक्त दिया है। भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में, जो अर्जी का मामला है, इस मामले में सज़ा पर सुनवाई टालने की अपील की थी। प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि इस मामले में हमारे पास रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था, उसकी हिफाजत करने के लिए किसी भी लोकतंत्र में खुली आलोचना जरूरी है। भूषण ने कहा, मेरे ट्वीट मेरे सर्वोच्च कर्तव्यों में एक छोटा सा प्रयास थे। अगर मैं इतिहास के इस मोड़ पर नहीं बोलूंगा तो मैं अपने कर्तव्य को सही तरह से नहीं निभा पाऊंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोट करते हुए प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि मैं दया नहीं मांग रहा, मैं उदारता की अपील नहीं करता। अदालत जो भी सज़ा देगी वो मुझे खुशी खुशी मंजूर होगी। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि जब तक फैसले की समीक्षा नहीं होती सज़ा नहीं होगी। बीती 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया था। प्रशांत भूषण ने 27 जून को, अगस्त से पहले की बात है, अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सुप्रीम कोर्ट और दूसरा ट्वीट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े को लेकर दिए थे। मेरे साथ हैं श्री ND पंचोली, आप सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। पंचोली साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने और उनके वकीलों ने जो तर्क रखे और कोर्ट ने जो कहा, आप उसका जायज़ा कैसे लेते हैं? आप हमें कैसे समझाएंगे कि आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, प्रशांत भूषण ने बहुत ही जो एक स्टैंड लेना चाहिए था वो लिया। उन्होंने कहा कि मैं दया की भीख नहीं मांग रहा और मैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो भी सज़ा देना चाहें आप हमको सज़ा दीजिए, है ना। उसका आधार ये है कि वो समझते हैं कि इस समय भारतीय लोकतंत्र एक बहुत अहम मोड़ पर है और ऐसे अहम मोड़ पर जिसमें आम लोगों के अधिकारों पर सरकार निरंकुश होकर के एक तरीके से आक्रमण कर रही है, लोगों को जेलों में डाल रही है। कानून का शासन, जो कानून है, देश का कानून, रूल ऑफ लॉ, उससे परे हट के मनमाने ढंग से जो कर रही, तो उसमें बहुत ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आए लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन वो समझते हैं कि लोगों की अधिकारों की जो रक्षा होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं अभी जो भी मैंने स्टैंड लिया है मैं उस पर कायम हूँ और मैं कभी उसकी दया की भीख नहीं मांगूंगा। जी सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत से प्रशांत भूषण को कोई सज़ा न देने की अपील की। के वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत भूषण को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रशांत भूषण अपने ट्वीट के लिए माफ़ी नहीं मांगते तब तक वो अटॉर्नी जनरल के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की लिस्ट है जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, जो भूषण ने कहा था। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि मेरे पास उन 9 जजों की सूची भी है जिन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात की थी, जुडिशरी में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी प्रशांत भूषण का समर्थन किया है। जस्टिस कुरियन ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 145 सेक्शन 3 के तहत जो संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी व्याख्या से जुड़े बुनियादी सवालों वाले किसी भी मामले के फैसले के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो मामले में दोषी ठहराए गए इंसान को, शख्स को,
इंट्रा कोर्ट की अपील का मौका मिलना चाहिए, कोर्ट के अंदर ही अपील का मौका मिलना चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि न्याय किया जाना चाहिए, भले ही आसमान गिर पड़े, लेकिन अगर न्याय नहीं किया जाता है या न्याय नाकाम होता है तो आसमान निश्चित रूप से गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। पंचोली साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की कोर्ट से प्रशांत भूषण को सज़ा नहीं देने की अपील और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जितने भी हैं उनके प्रशांत भूषण को समर्थन देने को के इस केस में क्या मायने हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सज़ा ना हो, जजेस भी प्रशांत भूषण के साथ हैं, रिटायर्ड जजेस। इसके लिए इस केस में इसके क्या मायने हैं? देखिए, सभी लोग समझते हैं, अटॉर्नी जनरल भी समझते हैं, वेणुगोपाल भी समझते हैं कि जो सज़ा अगर दी है तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस पहले भी हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, उसको इग्नोर कर दिया है। मैं आपको इमरजेंसी में जो एडीएम जबलपुर केस था उसका मैं वाकया बताता हूं कि जब एडीएम जबलपुर केस जिसमें उन्होंने ये घोषणा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कि भाई सरकार कितना भी अत्याचार करे, सरकार लोगों के अधिकारों का हनन करे, लेकिन हम जो हैं इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत एक शर्मनाक एक जजमेंट था। और जब इमरजेंसी दूर हुई, खुली, हटी, तो उस समय ऐसे रेजोल्यूशन पास किए, बॉम्बे हाई कोर्ट एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किए कि ये जज जिन्होंने एडीएम जबलपुर केस किया है वो कायर हैं। देखिए, वो अखबारों में छपा, 1977 की मैं बात बता रहा हूँ कि अखबारों में और वो सिटिंग जजेस थे, वो जजेस सिटिंग जजेस थे और अखबारों में छपा कि ये कायर हैं। तो उस पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई। कंटेम्प्ट पिटीशन में जो जजेस, 2-3 जजेस तुलजापुर थे, कैलासम थे, उनके सामने आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसका संज्ञान नहीं लेंगे। यानी जो सिटिंग जजेस को आप कह रहे हैं कि ये कायर हैं, अखबारों में फ्रंट पेज पे वो छप रहा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया रहा कि हम इसमें कोई संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि इश्यूज कोई अगर कोई इस तरह के रिमार्क करता है तो पीछे बहुत बड़ा उसका कोई कारण होता है, वो कारण सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस समझ नहीं रहे। जी सर, यहाँ नहीं समझ रहे। मैं आगे बढ़ता हूँ। वहीं अलग अलग पार्टियों से जुड़े 21 नेताओं ने प्रशांत भूषण का समर्थन किया है, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर, फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सीपीएम के सीताराम येचुरी और मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा शामिल हैं। प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में दोषी ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 3000 से ज़्यादा लोगों ने दस्तखत किए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जज शामिल हैं। देश भर में सैकड़ों वकीलों ने भी भूषण का समर्थन किया है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण के समर्थन में बयान जारी किया है। चंडीगढ़ और जयपुर में प्रशांत भूषण के समर्थन में वकीलों और आम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ऑफ इंडिया यानी CHRI ने कंटेम्प्ट के मामले में प्रशांत भूषण का समर्थन किया है और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस AP शाह शामिल हैं। द लॉ एसोसिएशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, उसने भी अभिव्यक्ति की आज़ादी और इंटरनेशनल लॉ के प्रति भारत के जो कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको याद दिलाया है। लंदन में बार ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भी प्रशांत भूषण के खिलाफ आए फैसले पर आवाज़ उठाए हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या है? वो ऐसी ये क्या हालत है कि वो माफ़ करने पर तुले हुए हैं, हाँ, और प्रशांत भूषण माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो इस जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं प्रशांत भूषण के समर्थन में, उनका कोई असर भी होता है सुप्रीम कोर्ट पर या नहीं? देखिए,
असर तो होता है, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है जो इस ट्वीट्स का संज्ञान लिया है। और वो मैं समझता हूँ एक दलदल में वो फंस गए हैं, और अब वो समझते हैं, क्योंकि जो जी। आपने बताया कि ये आवाज़ें उठ रही हैं, मैं हमारे पास वो जगह जगह से हमारे जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, हर जगह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ समझ रहा है, और इसीलिए वो एक इससे निकलने की कोशिश कर रहा है कि ये माफ़ी मांग ले तो ये रफा दफा हो जाए। लेकिन वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, जी। क्योंकि वो समझते हैं कि हम जो एक ये बहुत बड़ा एक मोड़ है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें वो अडग रहना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंचोली साहब, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. इस दौर की नई अफीम, नए नशा, जो नया नशा है एक फेसबुक की साख को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब फेसबुक के कर्मचारियों ने भी कंपनी की पॉलिसीज पर सवाल उठाए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में फेसबुक के कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या भारत की फेसबुक टीम सही प्रक्रिया और रेगुलेशन का पालन कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरनल प्लेटफॉर्म पर 11 कर्मचारियों ने फेसबुक के टॉप मैनेजमेंट को खुला खत लिखा है। रॉयटर्स ने दावा किया कि इस ओपन लेटर में कहा गया कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मुस्लिम विरोधी कट्टरता, बिगटरी जिसे बोलते हैं, मुस्लिम विरोधी कट्टरता की निंदा करे और इसके बारे में ज़्यादा पॉलिसी स्टेबिलिटी लाए, इंश्योर करे। वहीं बज़फीड न्यूज़ के मुताबिक फेसबुक ने एक सीनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया। बताया जा रहा है कि इस इंजीनियर ने फेसबुक के राइट विंग को फेवर करने के जुड़े सबूत जुटाए थे। कांग्रेस ने फेसबुक पर लगे बीजेपी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने के आरोपों की जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग की है। एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मामलों की जो संसदीय स्थायी समिति है, उसके चेयरमैन शशि थरूर हैं। उन्होंने फेसबुक को समन भेजने की बात की थी, तलब करने की बात की थी। वहीं फेसबुक का समर्थन बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। निशिकांत दुबे एक सांसद हैं। उन्होंने एक कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार के नोटिस दिए हैं। दुबे ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास सदस्यों से एजेंडे पर चर्चा किए बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी के नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था।
अंखी दास एक यहाँ की जो इंचार्ज हैं उनको लेकर सारा ये बवाल चल रहा है। मेरे साथ है साकेत गोखले, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आरटीआई पे बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने ला रहे हैं जिनको सामने लाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। साकेत, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप हमारे कार्यक्रम में आए, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल ये है, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंखी दास पर आरोप है कि उन्होंने भारत में कंपनी के कारोबार का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं की हेट पोस्ट नहीं हटाने को कहा था। ये मामला कहाँ तक जाता दिख रहा है आपको, इसकी कल्मिनेशन क्या होगी? जी साकेत, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी, साकेत, बीच can में you आप hear me? रिपीट कर पाएंगे? सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला कहाँ तक जाता दिख रहा है आपको? देखिए, इसमें ये मामला बड़ा, एक तो बहुत गंभीर है, और दूसरा ये पहली बार नहीं है कि फेसबुक पे ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं। मतलब जब अमेरिका में 2016 में चुनाव हुए थे, या ब्रिटेन में जब ब्रेक्जिट के ऊपर रेफरेंडम हुआ था, तभी भी फेसबुक के ऊपर सवाल उठाए गए थे कि प्लेटफॉर्म एक बायस तरीके से और एक रूलिंग जो पार्टी है उसके साथ में काम करता है, उसे मदद करता है। ये एलिगेशंस काफी समय से फेसबुक पर लगाए गए हैं। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी फेसबुक के अध्यक्ष मार्क जकरबर्ग को टेस्टिफाई करने के लिए इन्हीं एलिगेशंस में बुलाया गया था। ये मामला मेरे हिसाब से, जैसे कि आपने अभी कहा, ये जब स्टैंडिंग कमिटी फॉर आईटी, पार्लियामेंट्री जो कमिटी है, ये कमिटी इसे इन्वेस्टिगेट जब करेगी निष्पक्ष तरीके से, तब भी ही इसमें कोई फैक्ट्स आगे आने की संभावना है। मीडिया ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो पीस कवर किया था, या बाद में जो फॉलोअप रिपोर्ट्स आए हैं, उनमें लगाए गए एलिगेशंस बहुत गंभीर हैं। और जब स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, देखिए, सरकार में इससे निष्पक्ष कोई कार्रवाई होगी ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि एलिगेशंस जो है वो सरकार पे और रूलिंग पार्टी पे हैं। तो जब स्टैंडिंग कमिटी ऑन आईटी अगर इस पे प्रोब करेगी, एक निष्पक्ष इंक्वायरी करेगी, तब भी ही ये मामला सामने आएगा। और अंखी दास जी का कॉग्निजेंस नहीं लेते, तब तक ये मामला, ये एक ट्रस्ट आपकी डेफिसिट आवाज, सा जी, हो जाएगा, जी। और वो ट्रस्ट डेफिसिट तब तक कवर नहीं होगा। जी सर, जी साकेत, मैं आगे बढ़ता हूं। फेसबुक कंपनी पर राइट टू फ्री स्पीच के नाम पर सांप्रदायिकता, नफरत और नस्लवाद और फेक न्यूज़ प्रमोट करने के आरोप लग चुके हैं। लंदन का एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग, ISD, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो होलोकास्ट की घटना से जुड़े कंटेंट पर डिनायल पेजेस दिखाता है। होलोकास्ट जो जर्मनी में हुआ था, नाजी जर्मनी में, उस पर ये नहीं हुआ या उसके जो पक्ष में है होलोकास्ट के, वो दिखाता है। ISD की रिसर्च के मुताबिक करीब 36 पब्लिक फेसबुक ग्रुप्स हैं जो होलोकास्ट डिनायल से जुड़े हुए हैं। इनके 3,66,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक के चीफ मार्क जुकरबर्ग होलोकास्ट डिनायल को प्लेटफॉर्म कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन मानने से इनकार करते आए हैं। जुकरबर्ग ने कुछ वक्त पहले ऐसी पोस्ट हटाने से इनकार कर दिया था जिनमें यहूदी नरसंहार को, जेनोसाइड को खारिज किया गया था। वहीं जर्मन सरकार चाहती है कि ऐसे यहूदी विरोधी पोस्ट हटा दिए जाएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई होलोकास्ट की घटना मानव इतिहास के सबसे संगठित और सबसे बड़े नरसंहार, जेनोसाइड की घटना है। नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूरोप से यहूदियों को ख़त्म करने के मंसूबों के तहत लाखों बेकसूर यहूदियों को मौत की नींद सुला दिया था। साकेत, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, प्रोपेगेंडा के जरिए ये साबित करने की कोशिश होती है कि खून का दाग भीड़ पर लगे और नेता बेदाग नजर आए। फेसबुक पर सच छिपाने, एजेंडा चलाने और नफरत फैलाने के आरोप, इनमें कितनी जान है और ये कब तक सस्टेन किए जा सकते हैं? देखिए विनोद जी, मैं पहले फेसबुक ने एक स्टडी की थी, लोगों को बिना बताए। बाद में स्टडी काफी क्रिटिसाइज हुई थी, जिसमें फेसबुक ने अपना एल्गोरिदम इस तरीके से मॉडिफाई किया था कि आपके न्यूज फीड पर अगर कोई पॉजिटिव चीजें दिखाए तो आपका जो ओवरऑल इमोशन है वो पॉजिटिव हो जाता है, और कोई नेगेटिव चीजें दिखाए तो आपका ओवरऑल जो इमोशनल स्टेट है वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब ये स्टडी का क्रिटिसिज्म हुआ तब ये भी एस्टैब्लिश हो गया था कि
फेसबुक एल्गोरिदम को मॉडिफाई करके डिसाइड कर सकता है कि आपको कैसी चीजें दिखाएं। ये एलिगेशन जो फेसबुक पे है कि होलोकॉस्ट डिनायल के बारे में ज्यादा पोस्ट दिखाते हैं या उनको प्रमोट करते हैं, अब ये मैं मानता हूं ये एलिगेशन कोई झूठ नहीं, कोई सच से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका में भी जो फेक न्यूज होते हैं, पिज्जा गेट स्टोरी हो गई या क्यू अनॉन या व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप जो हैं, अब उनके बारे में जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा तरीके से दिखाए जाते हैं, क्योंकि काफी सारे उस संगठन से जुड़े लोग या उस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े लोग डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स होते हैं। तो रूलिंग कोalition के साथ या राइट विंग ग्रुप्स के साथ काम करना, ये फेसबुक का एक पूरे तरीके से पैटर्न रहा है, जो हमें अभी इंडिया में दिख तो रहा था काफी साल से, लेकिन उसके ऊपर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल आने के बाद एक उसकी पुष्टि हुई है, कॉन्फर्मेशन आया है। तो ये राइट विंग इकोसिस्टम के साथ फेसबुक के जो टाइज हैं, ये सिर्फ लॉबिंग नहीं, बल्कि ये एक तरीके से एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश है, एक तरीके से एक नैरेटिव को ज्यादा वजन दे, एक नैरेटिव को ज्यादा पावर दे, इसकी तरफ किए हुए ये एक्टिव एफर्ट्स हैं फेसबुक के। जी साकेत जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फेसबुक पर हेट स्पीच और झूठ दिखाने के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी देने के भी आरोप लगे हैं। अमेरिका की आवाज़ नाम की एनजीओ ने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। फेसबुक को ही स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए खतरा बताया है। द गार्डियन अखबार में छपी आवाज़ की रिसर्च के मुताबिक, आवाज़ इसके स्पेलिंग है AVAAZ, आवाज़ की रिसर्च के मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में सेहत से जुड़ी गलत जानकारी फेसबुक पर 3.8 बिलियन बार देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल में कोरोना वायरस से जुड़ी फर्जी सूचना का स्तर सबसे ज़्यादा था। इस दौरान 460 मिलियन बार कोरोना से जुड़ी जानकारी लोगों ने देखी। झूठी जानकारी के पीछे फेसबुक के एल्गोरिदम को ही बड़ा कारण बताया गया। आवाज़ की रिपोर्ट पर फेसबुक ने सफाई देते कहा कि रिपोर्ट में भले ही सेहत को लेकर खतरे की तस्वीर दिखाई गई है, लेकिन झूठी जानकारी को रोकने के लिए एफबी ने क्या कदम उठाए, फेसबुक ने क्या कदम उठाए, उसका उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। ये माना कि ऐसी तस्वीर दिखाई गई है। फेसबुक ने अपनी सफाई में ये भी कहा है कि फैक्ट चेकर्स के वर्ल्ड नेटवर्क ने अप्रैल से जून तक 98 मिलियन गलत जानकारी पर चेतावनी लेबल लगाए और 7 मिलियन जो कंटेंट था उसको हटाया। फिर ये तो आपको मैंने फेसबुक का बताया। साकेत, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, फेसबुक के जो एल्गोरिदम्स हैं जिसका आपने जिक्र किया कि वो बदल लेते हैं या कैसे करते हैं, ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और आप एक्स्ट्रा इसके अलावा जानकारी, कौन सी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे एल्गोरिदम्स के बारे में? देखिए विनोद जी, इस एल्गोरिदम का डिजाइन इस तरीके से होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म एंड स्पेशली फेसबुक जैसा जो प्लेटफॉर्म है, वो चाहते अपनी सेवाएं फ्री में प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपसे जो डेटा मिलता है वो एडवर्टाइजर्स को बेच के फेसबुक उससे रेवेन्यू कमाता है। अब इसमें इश्यूज ऐसे हैं कि ये काफी सारी जो फेक या भड़काऊ या हिंसाजनक कंटेंट जो है, उसे ये नॉन फैक्ट है कि दुनिया में इस चीज को ज्यादा व्यूज मिलते हैं, क्योंकि ये बड़ा वॉयरिस्टिक होता है, इंसान के अंदर का एक बहुत सी प्राइमल सी इमोशन है, ये जगाता है इस टाइप का कंटेंट। तो ये जो सर्कल होता है ना, ये फेसबुक का एल्गोरिदम उसी सर्कल पे काम करता है कि आपको कोई प्रोवोकेटिव चीज दिखाए जो कि आप जाके आगे शेयर करें, फिर उसके ऊपर बाकी लोग आके कमेंट करें और एक विवाद सा निर्माण हो वहां पे, और वो सर्कल जारी रहे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय फेसबुक पर बिताएं। और ज्यादा से ज्यादा समय फेसबुक पर बिताने से दूसरी बात ऐसी होती है कि जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, अब मेन स्ट्रीम चीजें या जो फैक्ट चेक चीजें हैं उन पे विश्वास न करके आपके दोस्त या आपके करीबी लोग जो हैं वो जो शेयर कर रहे हैं, आप उस पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। और इसका रेपरकशन, इसका इफेक्ट जो होता है, ये सबसे ज्यादा सेहत रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे होता है और इंसान के पॉलिटिकल माइंडसेट और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। क्योंकि हमें भी पता है कि भारत के कई सारे राज्यों में और भारत के मतलब इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारी लोगों की संख्या ऐसी होती है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है ऐसे सोच के लोग जाके उनको अपना वोट देते हैं। तो फेसबुक पे जब कोई तरीके की एक वेव आती है या एक जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक सुनामी दिखती है, उससे काफी वोटर्स का परसेप्शन अफेक्ट होता है और ये फ्री और फेयर इलेक्शन में बहुत बड़ी दिक्कत और मैनिपुलेशन और हिंडरेंस लाता है। जी साकेत,
बहुत बहुत शुक्रिया साकेत गोखले, अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिक्र करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन। उस पर एनसीईआरटी का एक सर्वे हुआ है। सर्वे के मुताबिक, अच्छा वैसे हालात ये कि कोरोना संकट को देखते हुए मार्च से देश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। मौजूदा हालात में स्कूलों के साथ साथ सरकार का जोर भी ऑनलाइन पढ़ाई पर है। लेकिन एनसीईआरटी के एक सर्वे के मुताबिक करीब 27% बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, जबकि 28% छात्रों और पेरेंट्स ने बिजली कटने या बिजली की कमी को ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट बताया। एनसीईआरटी के सर्वे में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े स्कूलों के छात्रों, अभिभावकों, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सबके समेत 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में बताया गया कि करीब 17% छात्रों ने भाषा की पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से मुश्किल बताया। करीब 10% ने आर्ट एजुकेशन को इस माध्यम से चिंता का विषय बताया। सर्वे में कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसी चीज़ें इस्तेमाल की जानकारी की कमी और शिक्षकों में ऑनलाइन शिक्षा के तरीकों की पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से भी पढ़ाई में रुकावट आती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत से भी ऑनलाइन पढ़ाई में रुकावट आती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन खामियों के बावजूद सर्वे में कहा गया है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं वो खुश हैं और संतुष्ट हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन बच्चों की तालीम का क्या होगा जिनके पास एक गैजेट्स नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन असमानता, इनइक्वालिटी की बुनियाद पर टिकी है। शुरू से हम ये बात करते हैं डिजिटल डिवाइड, वैसे भी अमीर गरीब का डिवाइड है, शहर और गांव का डिवाइड है इस मुल्क में हमारे। कुछ लोग नॉर्थ और साउथ डिवाइड की बात भी करते हैं। ये एक डिजिटल डिवाइड आ गया है कि जो हैसियत वाले हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जिनकी हैसियत नहीं है दूर दराज इलाकों में, छोटे बड़े गांव कस्बों में है, उनके पास ना जानकारी है और ऐसे उपकरण, ऐसे गैजेट्स भी नहीं है। तो एक दूसरे, अब बच्चों में भी, आने वाली पीढ़ी में भी दो तरह के भारत का निर्माण हो रहा है क्या, एक इंडिया और एक भारत। सोचने की बात है। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।